दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपसे वादा किया था कि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो आपके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक एग्जाम से रिलेटेड होगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं आपके बीच पहले एक डिटेल का वीडियो लाऊंगा और उसके बाद फिर उसका एमसीक्यू लेकर के आऊंगा। डिटेल का वीडियो काफी बड़ा होता है, इसलिए इसे मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। तो आज हम लोग प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक परीक्षा के अंतर्गत जिस पेपर की बात करेंगे वो है पेडागोजी यूनिट 1 का। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। मूल रूप से ये जो यूनिट 1 है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिया है बच्चे तथा बचपन, ये हेड टीचर एग्जामिनेशन से है। बाल्यावस्था अगर पढ़ेंगे तो ये हेडमास्टर एग्जाम से है। यानी ये जो चैप्टर है इस दोनों एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आज क्लास 1 में मैं आपके बीच जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वो है बचपन अथवा बाल्यावस्था का विवरण। और इसमें मुख्य रूप से सामाजिक समझ मैं आज आपके बीच बताऊंगा। पहले मैं आपके बीच पूरी जानकारी दूंगा बचपन का, बाल्यावस्था का। उसके बाद इसकी विशेषताओं को भी बताऊंगा। सामाजिक समझ की मैं आज चर्चा करूंगा। बच जाएगा इसके अंतर्गत, बता देता हूं, वो भी आपके बीच क्लियर कर देता हूं। बचेगा कौन सा? तो सांस्कृतिक, सांस्कृतिक बचेगा और ऐतिहासिक बचेगा। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, ये दोनों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं आपके बीच आज यूनिट 1 का क्लास 1 लेकर के उपस्थित हूं। चैप्टर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था का विवरण। इसमें सामाजिक समझ की जानकारी मैं आज दूंगा विशेष रूप से। और जैसा कि आप जानते हैं ये डिटेल में है दोस्तों। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा जिसमें मैं ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विवरण आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा वो भी डिटेल होगा। और उसके बाद इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सभी आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। और ये सभी चीजें जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये हिमांशु क्लासेस के तरफ से आपको मिल रहा है दोस्तों। इसलिए चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिमांशु क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों यहां पूरे चैप्टर से पूरे सिलेबस को फॉलो करके बनाया जाता है। जो भी कंटेंट होता है आपके बीच प्रस्तुत किया जाता है। मैं आपके बीच ऐसा नहीं करता कि बस दे दूं एक चैप्टर और उसके बीच 50 ऑब्जेक्टिव दे दूं और उसके बारे में आपको बता दूं। ऐसी बात नहीं होती। मैं पूरे कंटेंट को आपके बीच में लेकर के आने की पूरी कोशिश करता हूं। इसके पहले भी की थी जब मैंने इसका जब प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी करवाई थी, और अब जब 2024 में हेड टीचर हेडमास्टर एग्जाम 2024 जब सामने आ गया है तो उसकी भी तैयारी इसी तरह से करवाऊंगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले जानकारी ले लेते हैं कि बचपन अथवा बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड क्या है दोस्तों। देखिए, शैशवावस्था के तुरंत बाद की अवस्था होती है बाल्यावस्था, बचपन। और यह शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था होती है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि बचपन को 6 से 12 के रूप में भी बांटा गया है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को बचपन बोलते हैं। यहां पर बचपन 6 से 12 वर्ष को चिन्हित किए हुए है। तो क्वेश्चन जिस स्तर से आपसे पूछेगा उसी स्तर से उसका ऑप्शन भी देगा, इसलिए उसमें घबराना नहीं है। देखिए, जो बचपन की अवस्था होती है ना, उसमें छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए इस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था को निर्माणकारी अवस्था कहा जाता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो है बाल्य अवस्था। बच्चे तथा बचपन की अवस्था जो है वो निर्माणकारी अवस्था के अंतर्गत आता है। अब आज जान लेते हैं कि बचपन की कितनी अवस्थाएं होती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए,
बाल्यावस्था में बालक की 3 अवस्था होती है। इसमें आप देखिए ध्यानपूर्वक, पहला है पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 वर्ष का अवधि है। 2 वर्ष तक शैशवावस्था होता है और 2 से 6 वर्ष तक का अवस्था को हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 9 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको मध्य बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। तो वहीं उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करें तो 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 12 वर्ष से जब ऊपर की बात हो जाती है तो किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाता है। तो आपने यहां देख लिया कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उसकी आयु क्या है? पूर्व बाल्यावस्था का 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था का 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का 9 से 12 वर्ष निर्धारित किया गया है। मैंने आपको बताया कि देखा गया है कि बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष होती है। जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था को हम बाल्यावस्था के अंतर्गत रखें, मैंने बताया ऑप्शन के आधार पर, स्थिति के आधार पर हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जब 6 से 12 वर्ष की अवस्था को जब बाल्यावस्था की श्रेणी में रखेंगे तो इसे 2 भागों में बांट दिया जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है वो किसके लिए है? जब बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के बीच माना जाए। अब आगे बढ़ते हैं। देख लिए बचपन अथवा बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या है, एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए आगे बढ़ें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। तो पहला क्या है? खेल की अवस्था। यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही चंचल स्वभाव का होता है और खेल खेल में ही चीजों को सीखता है, दिन भर खेलना पसंद करता है। और इसी अवस्था में दोस्तों बच्चे का दिमाग जो है ना 95% विकसित हो जाता है। इसलिए कभी भी बच्चे को खेलने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें खेलने देना चाहिए, क्योंकि खेलने से क्या होता है? दिमाग का विकास होता है। और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 95% विकास जो होता है वो दोस्तों कहां से होता है? खेल की अवस्था के अंतर्गत ही होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह टोली की अवस्था क्या होती है? देखिए, कोई भी बच्चा होता है वो समूह में रहना पसंद करता है। जाहिर सी बात है, जब दिन भर खेलते हैं तो समूह में रहते होंगे, इसलिए इस अवस्था को टोली की आयु भी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था को टोली की अवस्था कहते हैं, उसमें आपको शैशवावस्था रह जाएगा क्वेश्चन, आपको बाल्यावस्था रहेगा, किशोरावस्था रहेगा, आपको वयस्कावस्था भी रह सकता है। तो बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, सही जवाब दे देना है बाल्यावस्था। अब तीसरे नंबर पर आते हैं मानसिक विकास की तीव्रता। बच्चे इस अवस्था में मानसिक रूप से स्थिर होने लगते हैं, चिंतन और तर्क करना शुरू कर देते हैं, सही और गलत के बारे में पहचानना शुरू कर देते हैं और चीजों को समझने की क्षमता शुरू हो जाती है। मानसिक विकास में जो तीव्रता आती है ना, वो बाल्यावस्था के ही काल में आती है। गंदी अवस्था के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब देखिए क्यों ऐसा है? तो बच्चे इस अवस्था में दिन भर खेलते रहते हैं, वो साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, कपड़े गंदे होना और सफाई से दूर होकर खेलते रहने के कारण इसको गंदी अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी यही है। जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसको कक्षा 1 में दाखिला मिलता है। और आप जानते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, ये बाल्यावस्था है, निर्माणकारी अवस्था है। व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण शुरू हो जाता है इसी अवस्था में, इसलिए इसे निर्माणकारी अवस्था के रूप में जाना जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप देखते हैं जिन पियाजे ने इसको क्लियर भी किया है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था में बच्चा जो देखता है उसके बारे में सोचने और तर्क करने की क्षमता विकसित होने लगती है। और आप जानते हैं कि जिन पियाजे के अनुसार मूर्त यानी कंक्रीट अवस्था 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। सभी चीजें नोट करते हुए चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप करके बढ़िएगा तो परेशानी में पड़िएगा, समझ में नहीं आएगा। अब आ जाते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए, इस अवस्था में बच्चा परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, इसलिए कई बार बच्चा परिपक्व दिखाई देता है, लेकिन मिथ्या होता है, झूठ होता है, क्योंकि बच्चा परिपक्वता सीखता है, ना कि हो चुका होता है। क्योंकि बच्चा किशोरावस्था में जाकर परिपक्व होता है, इसलिए इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। कंफ्यूज करते हैं अक्सर लोग कि भाई मिथ्या परिपक्वता कहीं शैशवावस्था तो ना हो। नहीं, बिल्कुल बचपन या बाल्यावस्था ही मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। अब देखिए, उत्पाती अवस्था भी है। बचपन उत्पाती होता है, बच्चे बदमाशी करते हैं इस उम्र में, दिन भर सामान इधर उधर करते रहते हैं, एक काम घर का नहीं करते, सिर्फ खेलते हैं, इसलिए उत्पाती अवस्था के रूप में जाना जाता है। और हड्डियों की संख्या इस समय 350 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि बाल्यावस्था में जो बच्चों का हड्डियों की संख्या होती है वो कितना होता है, 350 होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। वहीं जो 10वां पॉइंट आप देख रहे हैं, सीखने की गति, तो पूर्व काल में लंबाई और भार दोनों में वृद्धि, लेकिन सीखने की गति शैशवावस्था से धीमी होती है। यानी अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि सीखने की गति किस अवस्था में तेज होती है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, दोनों। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देने की बात है, वो हो जाएगा शैशवावस्था। लेकिन अगर पूछा जाए कि धीमी किस अवस्था में होती है, तो ये बाल्यावस्था के अंतर्गत हो जाती है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको यहां पर ये नोट करना चाहिए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है बचपन बाल्यावस्था की परिभाषाएं। देखिए, जो भी परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं ना, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछे ही जाएंगे। रॉस के अनुसार मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने, किस शिक्षा शास्त्री ने बताया है, तो इसका सही जवाब होगा रॉस के अनुसार। वहीं कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेदनात्मक विकास का अनोखा काल है। यानी बाल्यावस्था विकास का अनोखा काल किसने कहा है, कोल और ब्रूस के अनुसार। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रूस के अनुसार, इसलिए इसको नोट करेंगे। फिर है क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये जान लीजिए, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। तो एक एक चीज को आप नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। किलपैट्रिक ने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। ये उसके बाद फ्रायड ने कहा है कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। कई बार ये पूछा है फ्रायड के अनुसार कि ये जो बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है, ये किसका कथन है, तो इससे सही जवाब होगा फ्रायड के अनुसार। तो इसे भी आप नोट करेंगे। देखिए, बचपन अथवा बाल्यावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसमें बच्चे के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले तो उनका समाजीकरण सही दिशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, समाजीकरण सही दिशा में होता है जो समाज के लिए सही होता है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था के बारे में जानकारी ली, क्या है, किस आयु तक कहलाती है, इसके बारे में जो वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों के जो कथन है उसके बारे में जानकारी हासिल की, बाल्यावस्था बचपन के गुणों के बारे में जानकारी हासिल की। अब थोड़ा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, अब सामाजिक समझ की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि पार्ट 1 में मैं आपको सामाजिक समझ की ही चर्चा आपके बीच करूंगा, उसके बाद पार्ट 2 जब लाऊंगा उसमें सीधे सीधे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ को लेकर के आऊंगा। इसलिए वीडियो अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो घबराए नहीं, आप भागे नहीं, समझे, पढ़ें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पूरा पैकेज मिल रहा है। यहां पर आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ रहा है। मैं आपको जो भी बता रहा हूं वो पूरे समझ बुझ करके कि जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसी को मैं बता रहा हूं, उससे अलग कुछ नहीं बता रहा हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी इससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि सबको प्रधान शिक्षक बनना है।
तो देखिए, जब बालक के सामाजिक विकास की अगर बात करें तो शिशु जन्म के समय सामाजिक प्राणी नहीं होता। जैसे जैसे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। वो अपने परिवार के सदस्यों, समूह के साथियों, अपने समाज की संस्थाओं और परंपराओं, अपनी स्वयं की रुचियों और इच्छाओं से प्रभावित होकर वो अपने सामाजिक व्यवहार का निर्माण करता है और अपना सामाजिक विकास करता है। देखिए, सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर के परिवर्तनशीलता होता है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा कि सामाजिक व्यवहार में स्थिरता न होकर के परिवर्तनशीलता होता है। इससे क्वेश्चन बनेंगे। अतः समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता जाता है। इस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती है और कहीं पर आ जाएगा कि बस एक समय पर खत्म हो जाती है, तो ये नहीं करिएगा। सही करिएगा कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सौरे और टेलफोर्ड ने क्या लिखा है समाजीकरण के बारे में, ये नोट करेंगे। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है, रुकती नहीं है। फिर से सौरे व टेलफोर्ड ने क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ रहा हूं यहां पर। समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। जब तक जीवित है कोई भी व्यक्ति, उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं। देखिए, सामाजिक आदर्शों, परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक आदर्शों, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार समाज के अन्य लोगों के सहयोग से जो व्यवहार किया जाता है उसे सामाजिक विकास के अंतर्गत रखा जाता है। सामाजिक विकास व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों, सामाजिक विकास की परिभाषाएं हैं, यहां पर एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हरलॉक ने क्या कहा है समाजीकरण विकास के बारे में। तो सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। नोट करेंगे, हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। वहीं सोरेनसन ने कहा है कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरे की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि। तो रॉस ने कहा है कि सहयोग करने वालों में हम की भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प समाजीकरण कहलाता है। यह रॉस का कथन है। तो दोस्तों, अब हम लोग शैशवावस्था में सामाजिक विकास को भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि आप प्रधान शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रधान अध्यापक की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो क्रो ने लिखा है शैशवावस्था में सामाजिक विकास को लेकर के कि जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना असामाजिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे में सामाजिक विकास कब शुरू हो जाता है। एक आएगा जन्म के समय से। तो देखिए, जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक होता है, पर यह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता। दूसरे व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। हरलॉक ने इस विकास क्रम का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है। क्या कहा है उन्होंने? देखिए, पहले माह में शिशु साधारण आवाजों और मनुष्यों की आवाजों में अंतर नहीं जानता। उसके बाद दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज पहचानने लगता है। वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता है। तो तीसरे माह जब बीतता है तो अपनी माँ को पहचानने लगता है। यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ को किस अवस्था में जाकर के पहचानने लगता है। तो तीसरे माह में, और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वो रोने लगता है। जब चौथा माह आता है बच्चे का तो वह आने वाले इस व्यक्ति को देखता है और जब कोई उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है। तो पांचवें माह में वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। जब छठा मास बीतता है तो वह छठा मास के अंतर्गत वो हो जाता है, तो वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है।
8वें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करता है। तो 1 वर्ष जब पूरा कर लेता है तो वह मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। इन सभी चीजों को आप नोट करें। दोस्तों, 2 वर्ष की जब आयु होता है तो वयस्कों के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है और इस प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य हो जाता है। तीसरे वर्ष में पहुंचता है तो बालकों के साथ खेलने लगता है, सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक इसका सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित रहता है। पर ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष तक जब वो रहता है तो उसका जो सामाजिक व्यवहार होता है वो आत्म केंद्रित होता है। पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करता है। इसीलिए नर्सरी स्कूल का जो क्रेज है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। 5वें वर्ष तक शिशु के सामाजिक व्यवहार के संबंध में हरलॉक ने क्या लिखा है ये बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूलन करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदार बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है ना, उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। यानी आप देख रहे हैं स्टेज बाय स्टेज बच्चे में किस तरह से विकास होता है। कौन सी विकास हो रही है? यहाँ पर सामाजिक विकास हो रहा है। अब आगे देखिए, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो हरलॉक ने बाल्यावस्था में बालक के सामाजिक विकास का निम्नलिखित रूप से अंकित किया है। क्या कहा है सामाजिक विकास को हरलॉक ने? तो लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहां वह एक नए वातावरण से अनुकूलन करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है, नए मित्र बनाना सीखता है। उसके बाद कहा है हरलॉक ने अनुकूलन करने के उपरांत बालक में व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें स्वतंत्रता, सहायता, उत्तरदायित्वों के गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा, बाल्यावस्था को टोली की अवस्था भी कहा जाता है। तो इस टोली, जो टोली उसका होता है, उसके वस्त्रों के रूपों, खेलों के प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है और इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। दोस्तों, टोली बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। इन गुणों पर प्रकाश डालते हुए हरलॉक ने लिखा है कि टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है सो भी जान लीजिए। इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। बच्चे जो होते हैं अपने शिक्षक का किसी भी कुछ इस तरह के बर्ताव को पकड़ करके उस तरह का नकल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं जो क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों, जो हॉबीज होते हैं, में बहुत अधिक रुचि हो जाती है। पर बालकों और बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। उदाहरण रूप में जान लीजिए, बालकों को जीवनियां पढ़ने और बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने की रुचि होती है। एलिस क्रो के अनुसार क्या है, तो बालक में नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों को खोज करता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व और आनंद का अनुभव करता है। तो क्रोन क्रो ने कुछ और बातें कही है, उसको भी जान लीजिए कि जब बच्चा 6 से 10 वर्ष तक पहुंचता है ना, तो अपने वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय और अवांछनीय व्यवहार में निरंतर प्रगति करता है। वह बहुधा उन्हीं कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर भी समझ जाते हैं। स्किनर और हैरिसन ने कहा है कि वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर आप देख लीजिए। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित और अनुचित प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर धनी माता पिता हैं तो बालक अच्छे पड़ोस में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं।
स्वाभाविक रूप से जान लीजिए कि यदि बालक का सामाजिक विकास उन बालकों से कहीं अधिक उत्तम होता है जिन्हें निर्धन माता पिता के संतान होने के कारण इस प्रकार की सुविधा से वंचित हो जाना पड़ता है, उन्हें इसका दर्शन नहीं होता। सामाजिक अवस्था की अगर बात करें तो सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोणों का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि गांव, नगर, जनतंत्र और अधिनायक तंत्र में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। विद्यालय, देखिए विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक विकास का। बालक में सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो विद्यालय का स्थान आता है। बहुत महत्वपूर्ण है विद्यालय, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय का जो वातावरण होता है वो जनतंत्रीय होता है। बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से उत्तम रूप ग्रहण करते हुए आगे बढ़ता है। इसके विपरीत यदि बालक जो होगा, विद्यालय का वातावरण एक तंत्रीय सिद्धांतों के अनुसार दंड और दमन पर आधारित होगा, अगर उस ऐसे विद्यालय का अगर बालक होगा तो बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। शिक्षक का बालक के समाजीकरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बालक के सामाजिक विकास में शिक्षक का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि विद्यालय में जो शिक्षक बालक को समझाते हैं वही उसके लिए एक समझिए लकीर बन जाती है, वह एक आदर्श बन जाता है। शिक्षक शिष्ट, शांत और सहयोगी हैं तो उसके छात्र भी उसी समान व्यवहार करते हैं। इसके विपरीत अगर शिक्षक अशिष्ट हैं, क्रोधी हैं, असहयोगी हैं तो उसके विद्यार्थी भी उसी के समान बन जाते हैं। योग शिक्षकों का संपर्क बालक के सामाजिक विकास पर निश्चित प्रभाव डालता है। स्ट्रंग ने लिखा है, वास्तविक, ध्यान दीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा, वास्तविक सामाजिक ग्रहणशीलता और योग्यता वाले शिक्षकों से दैनिक संपर्क बालक के सामाजिक विकास में अतिशय योग देता है। तो खेल कूद का क्या असर पड़ता है? तो बालक के समाज के विकास में खेल कूद का विशेष स्थान है। सामाजिक प्रवृत्तियों और सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करता है। खेल ऐसा साधन है जिसके द्वारा उसमें उन सामाजिक गुणों का विकास होता है जिनकी उसकी आजीवन आवश्यकता रहती है। इसलिए खेल के अभाव में बालक का सामाजिक विकास पीछे रह जाता है। अब देखिए, अब हम लोग स्किनर और हैरिसन जो खेल के बारे में बताया है उसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। यहाँ उसे प्रदान किए जाने वाले सामाजिक और यांत्रिक उपकरण उसके सामाजिक विकास को निश्चित करने में सहायता देते हैं। किसका कथन है? स्किनर एवं हैरिसन का। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, समूह या टोली, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि समूह या टोली सदस्य के रूप में बालक इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि समाज में प्रवेश करने के बाद उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि एक टोली के रूप में अपना सामाजिक निर्माण कर लेता है। हरलॉक ने कहा है कि समूह के प्रभावों के कारण बालक का सामाजिक व्यवहार का ऐसा महत्वपूर्ण परीक्षण प्राप्त करता है जैसा प्रौढ़ समाज द्वारा निर्धारित की गई दशाओं में उतनी सफलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर हरलॉक महोदय ने कहा है। कि अन्य कारकों पर भी बात कर लेते हैं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण कारक है वो है संस्कृति, कैंप जीवन, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी अन्य कारक हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सामाजिक विकास की समझ, बच्चे तथा बचपन या बाल्यावस्था के सामाजिक विकास, समाजीकरण की जो समझ है वो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके महत्वपूर्ण बातों को जो मैं बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या होगा कि बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था के सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक समझ की जानकारी मैं दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा वो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका पार्ट 2, इसका कौन होगा? पार्ट 2 किसका? बच्चे तथा बचपन अथवा बाल्यावस्था का समझ का। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी शिक्षक भी लाभान्वित हो सके, और सबसे बड़ी बात लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे जो आप अक्सर भूल जाते हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।